नमस्कार, आपके अपने योगा चैनल सत्य योगा में मैं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट आप सभी का स्वागत करता हूं। जब हमें किसी भी विभाग के बारे में यानी किसी डिपार्टमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी जाननी होती है तो हमें उसके लिए उसके मुख्यालय यानी उसके हेडक्वार्टर में अप्रोच करनी होती है। वहां से हम उस विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में यदि हमें जानना है कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके जीवन की दिशा क्या है, गति क्या है, तो हम इसके लिए उसके दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में जानना पड़ता है कि जिस तरह से आपकी सोच उसी तरह से आपका जीवन होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में यदि जानना है तो उस व्यक्ति के पेट को जानना होता है। कहते हैं कि जो हमारा पेट है सभी बीमारियों का एक हेड पार्ट होता है, कि जितने भी हमारी बीमारियां हैं वो पेट से हैं उत्पन्न होती है, पेट से जनित होती है और वो छोटी छोटी बीमारियां आगे जाके बड़ी बीमारियों का रूप लेती है और हमारे जीवन के लिए कष्टदायक होती है। तो आज का हमारा वीडियो है एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, यानी पेट और पीठ से संबंधित बीमारियां, वो बीमारियां जो हमारे लिए बहुत कष्टकारक होती है। हम लापरवाही में इन बीमारियों को बढ़ाते जाते हैं, इनके निदान के कोई उपाय नहीं करते हैं और हमारा जीवन संकट में हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, यानी कि पेट से संबंधित बीमारियां क्या होती है। पुलिस फोर्स के अंदर जब भी कोई प्रशिक्षणार्थी यानी कि पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल को जब ट्रेनिंग देता है तो उसमें बताया जाता है कि एक थ्योरी दी जाती है, एक सिद्धांत दिया जाता है कि आप ट्रेनिंग तभी पूरी कर पाएंगे जब आपके पैर गर्म होंगे, आपका पेट नरम होगा और आपका सिर ठंडा होगा। कहने का मतलब आपके जो पाँव गर्म होंगे, पाँव गर्म का मतलब है कि आपको गतिमान रहना है, आपको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना है सुबह से शाम, तो आपके पैर गर्म होने चाहिए, पेट आपका नरम होना चाहिए, अर्थात आपके पेट में किसी भी तरह का कोई विकार नहीं हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, आपका पेट साफ रहे और आपका सिर ठंडा होना चाहिए, यानी कि आपको नींद प्रॉपर आए, आपके दिमाग में किसी तरह का स्ट्रेस नहीं रहे, टेंशन नहीं रहे, नर्वसनेस नहीं रहे, तो आप ठीक ढंग से ट्रेनिंग कर पाते हैं। तो यही हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है कि यदि आपके पाँव गर्म है, पेट आपका नरम है और आपका सिर ठंडा है तो आप एक अच्छा स्वास्थ्य लेके जीवन जी सकते हैं। लेकिन आज के वक्त में हो उल्टा रहा है। आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति घर तक सीमित हो गया, पाँव जहाँ गर्म होने चाहिए वहाँ पाँव ठंडे हैं, क्योंकि आपकी कोई गतिविधि नहीं है, फिजिकल कोई एक्टिविटी आपकी नहीं है। आपका पेट बहुत टफ हो गया क्योंकि आप के पेट में दुनिया भर के विकार पैदा हो रहे हैं, आपके खाने का कोई सिस्टम नहीं है, आपका जीवन का कोई रूटीन नहीं है। और रही दिमाग की, तो दिमाग जहाँ ठंडा होना चाहिए उसकी जगह दिमाग आपका गर्म हो रहा है, आप बात बात में गुस्सा करते हैं और आपका जो टेम्परामेंट है वो लूज है। तो हमारा जो ये जीवन है, हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स पे कि पेट से संबंधित जो बीमारियां होती है। पहले मैं बताऊं कि एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स क्या होता है, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको जो ट्रबल डिस्टर्ब करती है उसको हम एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये कौन कौन सी ट्रबल्स होती है या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो अक्सर हर इंसान के जीवन में आप कभी कभी फेस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम यदि सिस्टमेटिक ढंग से भोजन नहीं करेंगे, यानी हम एक नियम प्रक्रिया के तहत यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम होगी डाइजेशन की प्रॉब्लम, जिसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम कहते हैं, अपच। जब हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता उसके बाद में प्रॉब्लम आती है अगली वाइन ट्रबल, जिसको हम गैस की समस्या कहते हैं। गैस की हमारी समस्या मतलब अपच के साथ ही हमारी गैस की समस्या शुरू हो जाती है। और जब इस पे हम ध्यान नहीं देंगे कि वाइन ट्रबल है तो धीरे धीरे फिर कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी कन्वर्ट हो जाती है, कि आपके अंदर पेट के अंदर कब्जी होने लग जाएगी। आप जो खाना पीना है वो आप मतलब आपको लगेगा कि आपके पेट के अंदर ही है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। उस पर भी जब आप खाना पीना बंद नहीं करें, क्योंकि ये जीवन है तो खान पान आप बंद कर नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, अगली प्रॉब्लम हो गई डिसेंट्री की, जिसको हम पेस्टिस कहते हैं। उसके बाद फिर डायरिया होगा, दस्त होंगे, एसिडिटी हो जाएगी, पेट दर्द हो जाएगा, बहुत सारे मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे पेट को खराब करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम किसी न किसी इंसान को
हमें जीवन में फेस करनी होती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इनको किस तरह से हम योग के द्वारा दूर कर सकते हैं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या? तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो कारण है इसका कि मनोदैहिक फैक्टर होता है हमारा, यानी कि साइकोसोमेटिक फैक्टर, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर नर्वसनेस जब आ जाती है, आपके अंदर जब टेंशन होती है, या आपके अंदर जब स्ट्रेस होता है, तो इन सब चीज़ों से भी हमारा डाइजेशन प्रभावित होता है। तो ये हमारा एक मनोदैहिक कारण होता है। दूसरा हमारा होता है कि जो हमारी ईटिंग हैबिट्स होती है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो उसकी कुछ आदतें होती है, उसकी वजह से भी हमारी जो प्रॉब्लम मैंने बताई, ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है। उनमें क्या है? ओवर ईटिंग हैबिट्स है। ओवर ईटिंग मतलब हम बहुत ज़्यादा, अच्छा भोजन है तो हम ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, और इरेगुलर आवर्स में खा लेते हैं। जब खाना चाहिए 8 घंटे के गैप में या 6 घंटे के गैप में, तो हम 2 घंटे में या 1 घंटे में या 3 घंटे में बार बार खाते हैं, मतलब इरेगुलर आवर्स में आप खाते हैं। और इसके अलावा जैसे गरम मसाले हैं, तली हुई चीज़ें हैं, और ठंडा बासी भोजन है, डब्बा बंद भोजन है, और तुरंत खाने के बाद सोने चले जाते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान नहीं देते हैं, और उनका कारण होता है कि हमारे पेट में बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन सब प्रॉब्लम्स को योग पद्धति में, यानी कि योग द्वारा किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। तो ये जितने भी एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स के फैक्टर्स मैंने बताए, उसको हम योग सिस्टम का अनुसरण करके और इसको हम अपने जीवन में ढाल के इन सबको हम दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 2 चीज़ के लिए आपको सजेस्ट करूंगा। नंबर 1 तो आपकी एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, और दूसरा आपका रेगुलर यौगिक अभ्यास होना चाहिए। तो प्रॉपर डाइट में हमें क्या, एक संतुलित आहार आपको डेली लेना है। संतुलित आहार में आप ध्यान रखें कि अपने भोजन में फल हैं उनका अधिक से अधिक सेवन हो, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, हरी सब्जियां, उनका अधिक से अधिक सेवन हो, सलाद है उनका अधिक से अधिक सेवन हो, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को संतुलित रखते हैं। तो हमारा जो संतुलित आहार है वो हमें डेली लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो रात्रि का हमारा भोजन होता है, जो हम डिनर करते हैं, हमारी आदत होती है कि हम खाना खा के या तो बेड पे चले जाएंगे, मतलब टीवी देखेंगे या सो जाएंगे। तो खाना खाने के 2 घंटे बाद हमें सोना, यानी कि सोने के 2 घंटे पहले हमें खाना खाना है। और जो हम शाम का खाना खाते हैं वो हमारी कैपेसिटी का कम से कम 85% हम खाना खाएं, यानी कि 85% से अधिक हम भोजन नहीं करें। यानी कि हमारे जो भोजन है उसके अंदर हम संभावनाएं रखें, हमारे पेट को खाली रखें 15%। और भोजन करते वक्त हमें पानी नहीं पीना है। पानी कब पीना है? भोजन करने के लगभग 45 मिनट के बाद हम पानी पिए, और दिन भर हम कम से कम 10 से 12 गिलास पानी के बीच बीच में पीते रहें। रोस्टेड जो भोजन होते हैं या मसालेदार जो भोजन होता है उससे हम परहेज करें, मतलब उनसे हम दूर रहें। लाल मिर्च होती है, आचार होता है, गरम मसाले होते हैं, अरहर की दाल होती है, ये क्या कि डाइजेशन में यानी पचने में बहुत वक्त लेते हैं और हमारे शरीर में विकार पैदा करते हैं। तो इनसे हम दूर रहें। यदि संभव हो सके तो चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करें, और यदि आप छोड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम करें। 1 से 2 आप कप कॉफ़ी या चाय के पिए, इससे ज़्यादा नहीं। और सुबह जो बेड टी लेते हैं वो तो बिल्कुल ना लें। और इसके अलावा जो कोक होता है, एरोइटेड ड्रिंक्स होते हैं, जो वायु से भरी हुई जैसे जो ड्रिंक्स होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करें। ये सारी चीज़ें हमारे पेट को खराब करती है, हमारे पेट में विकार पैदा करती है। तो ये जो डाइट का एक जो प्लान है, इसको अपने जीवन में धारण करें। डेली एक अपना अभ्यास रखें खाने पीने का। अब हम चर्चा करेंगे कि योग अभ्यास द्वारा इन सब जो बीमारियां मैंने पेट से संबंधित बताई उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, या आप यदि इन बीमारियों से ग्रसित नहीं है तो ये बीमारियां कभी आपके जीवन में नहीं आएगी। तो आइए हम देखते हैं कि एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स के लिए हम क्या क्या योगासन करें। तो एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स जिनकी हमने चर्चा की, उनको किस तरह से हम अपने शरीर से दूर रखें या इनका प्रभाव हमारे शरीर में ना आए, इसके लिए मैं आपको कुछ यौगिक क्रियाएं यानी कि कुछ आसन और एक प्राणायाम करने की सलाह देता हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं इसके लिए एक प्राणायाम। वैसे तो प्राणायाम से तात्पर्य है कि हम 3 क्रियाएं करते हैं। श्वास को लेना,
श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना। श्वास लेना यानी कि पूरक क्रिया, श्वास को रोकना यानी कि कुंभक क्रिया, और श्वास को छोड़ना यानी कि रेचक क्रिया। लेकिन ये जो मैं प्राणायाम आपको करने की सलाह दे रहा हूँ, इसके अंदर आपको सिर्फ पूरक और रेचक क्रिया ही करनी है, यानी आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। किस तरह से करें देखिए, हम किसी भी एक आसन में बैठ जाते हैं, वो चाहे सुखासन हो, आप ऐसे बैठ सकते हो, आप पद्मासन में बैठ सकते हो, या किसी भी सुविधाजनक आसन में जिनमें आप आसानी से बैठ के इस आसन को कर सको। ये मैं पद्मासन में बैठ गया हूँ। इसकी रेडी पोजीशन ये होती है कि आप बिल्कुल पद्मासन में जब बैठते हैं तो आपकी जो नजर होती है बिल्कुल सामने होनी चाहिए। आपकी जो कमर से ऊपर आपकी जो रीढ़ है, आपका जो स्पाइन वो बिल्कुल सीधा हो, आपकी जो गर्दन है वो स्पाइन आपकी रीढ़ की सीधाई में हो, कंधे आपके खुले हुए हों और आपकी नजर सामने हो। ये तैयारी की पोजीशन है। अब यहाँ से आपके जो हाथ हैं, हाथों की जो पहली तर्जनी अंगुली है, अंगूठे से इस तरह से उसको टच करें और आपकी जो कलाई है वो घुटने के ऊपर इस तरह लाएं। ये तैयारी की पोजीशन है। वैसे ये ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा भी जिसको कहते हैं, इस पोजीशन में आप बैठें। ब्रीदिंग यानी कि अपनी जो श्वास की आपकी जो गति है वो साधारण रखें, नॉर्मल श्वास लेते रहें। अब यहाँ से हमें करना है इसके लिए प्राणायाम, जिसकी मैं आपको सलाह देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना कि धीरे धीरे गहराई से श्वास लेना है, दोनों नाक के द्वारा धीरे धीरे लंबा श्वास लेना है। जब आप श्वास ले रहे हो धीरे धीरे अंदर आपका जो श्वास जा रहा है, तो कोशिश करें कि आपका श्वास धीरे धीरे आखिरी में आपका जो डायफ्राम है, आपका पेट तक, वहां तक आपको श्वास भरना है, यानी कि श्वास खींचना है। जब आपका श्वास अंदर जा रहा है तो आप महसूस करें कि जैसे से डायफ्राम में आपका जो श्वास गया तो आपका पेट का एक्सपेंशन होता है, यानी कि पेट का फुलाव होता है। अपनी तरफ से पेट को फुलाना नहीं, ऑटोमेटिक जब आप श्वास ले रहे हैं, आप जब क्रिया करें श्वास लेने की तो आपका पेट ऑटोमेटिक एक्सपेंड होगा, यानी कि फूलेगा। उसके पश्चात आप चंद सेकंड यानी कि 1-2 सेकंड पॉज कीजिए वहां पर, और उसके बाद में धीरे धीरे नाक के द्वारा, दोनों नाक के द्वारा श्वास को छोड़ना है। जब आप श्वास छोड़ रहे होते हैं तो आपका पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा और पिचक जाएगा। अब देखिए मैं करता हूं, यहां से मैं अभी श्वास ले रहा हूं। मेरी श्वास लेने की क्रिया पूरी हो गई। अब मेरे पेट के अंदर पूरी वायु यानी कि पूरी ऑक्सीजन भरी हुई है। अब मैंने चंद सेकंड पॉज किया, मैं रुका यहाँ पर। अब मैं नाक से, दोनों नाक के द्वारा मैं श्वास को छोड़ूंगा। अब नॉर्मल स्थिति मेरा शरीर आ गया। अब यहाँ चंद सेकंड पॉज देना है, यानी कि रुकना है। उसके बाद तुरंत, यानी कि एक बार आपने श्वास लिया, एक बार आपने श्वास छोड़ा, धीमे धीमे श्वास लेना है, धीमे धीमे श्वास छोड़ना है, गहराई से श्वास लेना है, गहराई से श्वास छोड़ना है। इस जगह पर आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं। आप अपना पूरा ध्यान श्वास लेने के ऊपर और श्वास छोड़ने के ऊपर रखना है। और जैसे एक बार श्वास लिया, एक बार श्वास छोड़ा था, आपका एक राउंड पूरा हो जाता। इसी तरह से आपको पहले हफ्ते में, यानी कि पहले 7 दिन में आपको 10 से ज्यादा राउंड नहीं करने हैं। अब मैं आपको ये पूरा करके दिखाता हूं यहां से। ये इस प्रकार से आपको मैंने 2 राउंड किए हैं। इसी तरह आपको पहले वीक में 10 राउंड करने हैं। उसके बाद में सेकंड वीक से, दूसरे सप्ताह से आपको 15 राउंड करने, 15 से ज्यादा नहीं करना। तो आप जब ये क्रिया करते हैं श्वास लेने की, यानी कि जो ये प्राणायाम की रेचक और पूरक की क्रिया करते हैं, तो आपके अंदर आपकी जो ग्रंथियां हैं वो एक्टिवेट होती है। आपकी ग्रंथियों के जो हार्मोन हैं वो नई क्रिएट हो रहे हैं, वो क्रिएट होते हैं, और आपके अंदर जो बहुत सारे विकार होते हैं, पेट की आपकी जो डाइजेशन की समस्या होती है वो दूर होती है। तो आप 10 से लगभग 10 राउंड ये आप पहले सप्ताह में करें। इसके बाद मैं आपको सलाह देता हूँ, कुछ आसन है, 5 आसन है, वो आप यदि नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो समस्याएं हैं इनका निदान
आपको मिल गया है। तो सबसे पहले हम करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन, उत्तान का मतलब ऊपर उठाना, पाद मीन्स पैर, पैरों को ऊपर उठाना। इसके लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है इस तरह से। आपके जो हाथ है, हाथों की हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रहेगा इस तरह से। चेस्ट आपका बिल्कुल तना हुआ, आपके एडी और पंजे ये मिले हुए इस तरह से रहेंगे। ब्रीथिंग नॉर्मल रखें। अब यहीं से धीरे धीरे दोनों नाक के द्वारा श्वास लेना है और पैरों को जमीन से ऊपर उठाना है। लेकिन ध्यान रखें, आपके जो पैर हैं जमीन से 6 से 9 इंच की ऊंचाई पर ही रहें, ज्यादा ऊपर नहीं उठाएं। आप पैरों को ऊपर उठा रहे हैं, धीरे धीरे श्वास लें, पैरों को रोकें, श्वास को रोकें, पैरों को नीचे लाएं और सांस को छोड़ें। ये देखिए, इससे ऊपर पैरों को नहीं ले जाना है। अब ये पैर रुके हुए, मेरी सांस रुकी हुई है। अब यहीं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, पैरों को नीचे लाना। उसके पश्चात यहीं पर फिर आपको शवासन, शवासन मतलब यानी आपको रेस्ट करना है, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और आपकी जो ब्रीथिंग है उसको नॉर्मल रखना है। आती हुई और जाती हुई श्वास पे ध्यान रखना है, शरीर की कोई हरकत नहीं करनी है। हर एक आसन के बाद में एक राउंड आपको शवासन का करना है। तो ये था उत्तान पादासन। पहले हफ्ते आपको 3 से 4 राउंड करने हैं इसके। उत्तान पादनासन के बाद में हम करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मतलब वायु, वाइंड, और मुक्त मतलब रिलीज करना, यानी कि हमारे अंदर जो वाइन ट्रबल हो जाती है, यानी कि गैस की जो प्रॉब्लम हो जाती है, भोजन के दौरान जो गैस्ट्रिक हो जाती है, उसके लिए ये आसन रामबाण का काम करता है। तो हम करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए भी हम उसी तरह से पीठ के बल लेट जाएंगे। ये तैयारी की पोजीशन है इसी तरह से। अब आप किसी भी एक पैर को दाहिने पैर से, दाहिने पैर को घुटनों से बेंड कीजिए, दोनों हाथ को लॉक कीजिए। ये अब यहीं से आप अपने घुटने को अपनी छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ खींचिए। ये जितना खींच सकते हैं खींचे। अब यहां से अपने नाक या ललाट को टच कीजिए। जब आप आगे जा रहे, सांस छोड़ना है। यहां से ये सांस छोड़ दिया मैंने, श्वास ले लिया, फिर श्वास छोड़ दिया। जितना खींच सकते हैं इस पैर को खींचिए, मतलब इतना उठना नहीं है, ऐसे नहीं करना, ये जितना खींच सकते हैं ये। अब इससे ज्यादा नहीं आ सकता, मतलब टच हो गया। अब नाक को टच करना है, मतलब आगे जा रहे श्वास छोड़ना, पीछे आते हुए श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। इस तरह दूसरे पैर से करना। ये पूरा खींचो। अब दोनों पैर से आपको करना है इस तरह से, जैसे रोल करते हैं। ये पूरा रोल करें। आप देखेंगे कि आपके पेट के अंदर जो गैस इकट्ठी हो रखी है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये था पवन मुक्त आसन। इसके भी आप 3 से 4 राउंड पहले हफ्ते में करें, उसके बाद में आप इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 आसन थे पीठ के बल किए जाने वाले आसन। अब हम करेंगे अगले 2 आसन पेट के बल किए जाने वाले आसन। उसमें जो पहला आसन है वह है शलभासन। शलभ का मतलब होता है टिड्डी। एक टिड्डी कीट होता है, एक छोटा कीट होता है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। उसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया शलभासन, क्योंकि हमारे शरीर का जो पोस्चर है, आकृति है, उस टिड्डी की तरह हो जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया शलभासन। आप देखिए ये पोस्चर, इस पोस्चर को कहते हैं मकरासन। मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। हमारे शरीर का जो बोझ है, पोस्चर है, वो एक मगरमच्छ की तरह हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया मकरासन। ये मकरासन जिस तरह से हम पीठ के बल आसन करते वक्त शवासन करते थे, उसी तरह पेट के बल जो आसन करते हैं तो रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए मकरासन किया जाता है। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हर एक आसन के बाद में। तो हम कर रहे हैं शलभासन। शलभासन के लिए आप दोनों जो मुट्ठी है आपकी, उसको कुदरती तौर पे बंद करें, यानी कि नेचुरली बंद करें इस तरह से। ये अपनी दोनों जंघा के नीचे रखें इस तरह से। आपके जो एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे इस तरह से खींच के रखो। अब धीरे धीरे यहां से दोनों नाक से श्वास लेना है
और पैरों को ऊपर उठाना है श्वास लेने के साथ ही। जितना पैर ऊपर उठा सकते उठाएं, श्वास लेते जाए। आपकी जो चिन्ह है जमीन से टच रहेगी, ये ऊपर उठाइए। अब यहां पर रोकिए, पैर रुके हुए, श्वास रुका हुआ आपका। अब धीरे धीरे श्वास छोड़िए और पैरों को नीचे लाइए। मैं श्वास छोड़ रहा हूं। ये हो गया आपका एक चक्कर यानी एक राउंड। अब यहीं से मकरासन में आ जाए, यानी कि रिलैक्स करें अपने आप को। तो ये था एक राउंड शलभासन का। इसी तरह आपको करना 3 से 4 राउंड पहले सप्ताह, उसके बाद में इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंग का मतलब होता है कोबरा, सांप। आपका जो बॉडी का पोस्चर है एक सर्प की तरह हो जाता, इसलिए इसका नाम रखा गया भुजंगासन। ये हमारे पेट की जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए रामबाण है। हमारी जो डाइजेशन को लेके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं एब्डोमिनल के, उसके लिए हर एक के लिए रामबाण है। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान रखने की बात है कि आपके कमर से नीचे का हिस्सा पूरे पैरों तक बिल्कुल सीधा रहेगा, उनकी कोई हरकत नहीं होगी। कमर से ऊपर, नाभि से ऊपर, कमर तक आपका जो हिस्सा है टच रहेगा जमीन से। नाभि से जो ऊपर है उसके मूवमेंट होंगे। इस तरह से ये तैयारी की पोस्चर है। दोनों हाथ साइड में रखेंगे इस तरह। नाभि से पीछे वाले जो हिस्से मतलब आपके पैर के पंजे तक, उनका कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई हरकत नहीं होगी। नाभि से ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है श्वास लेने के साथ ही। मैं श्वास ले रहा हूं धीरे धीरे। मेरी जो नाभि है जमीन से टच है, पीछे वाले जो हिस्सा है नीचे वाला उसकी कोई हरकत नहीं हो रही है। ये पोजीशन, सामने देखें, ऊपर देखें, श्वास को रोकें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ना, नीचे आना, श्वास छोड़ रहा हूं मैं। एक राउंड कंप्लीट। यहीं से मकरासन। रिलैक्स करें अपने आप को। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास का ध्यान रखें। इस तरह से फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में 3 से 4 राउंड आप इसके भुजंगासन के करें। अब इसी श्रृंखला में सबसे अंतिम आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आप इस तरह से बैठ जाएं। ये ब्रीदिंग नॉर्मल रखें अपना। नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब है कि आपकी श्वास नेचुरल तरीके से, नेचुरल फॉर्म में आनी और जानी चाहिए, स्ट्रेस नहीं हो। अब आप नॉर्मल हैं, हाथ सामने करें, धीरे धीरे आगे झुकें, पैरों से हाथों को टच करें, हाथों से पैरों को टच करें। उसके बाद में साइड से पकड़ें। धीरे धीरे आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि कमर से ऊपर, उसको नीचे झुका देंगे इस तरह से ही। और आपके ललाट या नाक को दोनों घुटनों से टच करने की कोशिश करें। आपके घुटने जमीन से टच हैं। ये जाते हुए श्वास छोड़ना है। जब आपका ललाट या नाक घुटनों से टच है उस वक्त श्वास को रोकना है, और जब वापस आते हैं तो श्वास लेना। फिर देखिए, अब मैं श्वास छोड़ रहा हूं। अब मेरा श्वास रुका हुआ, श्वास ले रहा हूं, उसी पोजीशन में आ जाए। तो ये था पश्चिमोत्तानासन। इसी तरह से इसके भी 3 से 4 राउंड आप पहले सप्ताह में करें, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो एक प्राणायाम और ये 5 आसन थे जिनको यदि हम नियमित रूप से इनका अभ्यास करते हैं तो हमारे जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो डिसऑर्डर्स हैं एब्डोमिनल, वो आपके शरीर में कभी ये डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, हैं तो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये आपको जो एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स का वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप सत्य योगा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें और लाइक करें।
तो इस स्मृति में रखने वाला आज का मेरा संदेश है कि जब सूरज ढलने लगता है, यानी कि सूरज जब अस्त होने लगता है, तो हर कोई अपने घर की लाइट जला लेता है, क्योंकि सबको अंधेरे का डर होता है। परंतु बड़ी विचित्र बात है ना कि जब इंसान की उम्र का सूरज ढलने लगता है, इंसान जब बूढ़ा होने लगता है, तो कोई भी अपनी आत्मा की लाइट जलाने की कोशिश नहीं करता। बिना आत्मा की लाइट जलाए हम ईश्वर को नहीं देख सकते। ईश्वर को स्वयं में देखना, ईश्वर को स्वयं में देखना एक ध्यान है, दूसरों में देखना प्रेम है, और सर्वत्र यानी सब जगह देखना साधना है। और जीवन के शिखर तक पहुंचने के लिए सच्ची साधना की जरूरत होती है। साधना के लिए ध्यान, और ध्यान के लिए आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन के लिए एकांत जरूरी है। एकांत के लिए हमें अपने अंदर गहराई तक उतरना पड़ता है, और उसके लिए केवल योग ही उचित माध्यम है। इसलिए योग कीजिए और अंदर तक गहराइयों में उतरिए, और ध्यान के द्वारा जीवन के मर्म को जानिए, और इसके लिए देखते रहिए सत्ययुग। नमस्कार। ओम शांति।